हाँ बच्चों, सभी लोगों को मेरे तरफ से सुप्रभात। जैसा कि कल हम आप लोगों को बताए थे, कर्म कारक में क्या अधिशीन स्था साम कर्म बताए थे कि शीन स्था और आस धातु के पहले यदि अधिक उपसर्ग लगा हो तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो किसकी होती है? आधार की कर्म संज्ञा होती है। उसमें बताए थे कि सह या हरिः वैकुंठम अधिशेते। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसी क्रम में आज हम अगला सूत्र पढ़ाएंगे आप लोग को, अभिनियुष्च। अभिनियुष्च। तो अभिनियुष्च क्या कहता है कि विष धातु के पहले, विष धातु के पहले यदि अभि और नि उपसर्ग एक साथ लगा हो, है ना, विष धातु के पहले अभि और नि उपसर्ग एक साथ लगा हो तो उसके और क्या हो, धातु के पहले तिगंत रूप में प्रयुक्त हो तो विष के आधार की क्या होगी? कर्म संज्ञा होती है। कह रहे हैं अभि और नि उपसर्ग जब एक साथ, ठीक, विष धातु के पहले तिगंत के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो विष के आधार की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे हमने कहा रामः सन्मार्गम अभिनियुष्यते। अब यहाँ क्या है? विष धातु है। विष धातु के पहले अभि और नि उपसर्ग दोनों एक साथ लगा है। यहाँ हमने बता दिया विष धातु के पहले अभि और नि एक साथ लगा हो, दोनों लगा हो। तो कह रहे हैं उसके आधार क्या है? आधार क्या है इसमें? रामः सन्मार्गम अभिनियुष्यते। राम जो है सन्मार्ग का जो है अब अनुसरण करता है। राम सन्मार्ग का अनुसरण करता है। तो अब किसका अनुसरण करता है? सन्मार्ग का, अच्छे मार्ग का, अच्छे मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। तो इसका आधार क्या हो गया? सन्मार्ग। तो कह रहे हैं अब विष धातु है, इसके पहले अभि और नि उपसर्ग लगा है तो ये सूत्र कहता है कि उसके आधार की, आधार अधिकरण से अधिकरण ना होकर वो क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ जब सन्मार्ग की कर्म संज्ञा हो जाएगी तब सन्मार्ग की कर्म संज्ञा हो गई। अब जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो कर्मण द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति लग जाएगी, ठीक, तो हो जाएगा सन्मार्गम। जब इसमें द्वितीया विभक्ति लग जाएगी तो हो जाएगा सन्मार्गम। पहले ये कर्म संज्ञा हुई, ठीक ना, कर्म संज्ञा हुई, फिर उसके बाद इसमें कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति, ठीक। और यदि एक साथ दोनों प्रयोग ना हो, अभि और नि जब दोनों एक साथ प्रयोग ना हो तो क्या हो जाएगा? तो उसके आधार की, आधारो अधिकरण से अधिकरण संज्ञा हो जाएगी और उसके बाद उसमें सप्तम्यम अधिकरण से सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे यहाँ हमने कहा, यहाँ दिखा भी दिया, यदि अभि और नि एक साथ साथ ना आकर केवल एक ही आए तो द्वितीया नहीं होगी। तो जैसे सुरेशः सन्मार्गे नियुष्यते, ठीक ना। तो यहाँ सन्मार्ग क्या है? आधार हो गया, आधार और अधिकरण से अधिकरण संज्ञा हो गया, है ना, अधिकरण संज्ञा। फिर अधिकरण संज्ञा होने के बाद इसमें जो है सप्तम्यम अधिकरण से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होकर सन्मार्गी हो गया। समझ गए ना? जैसे ये सूत्र है अभिनियुष्च कहता है जब विष धातु के पहले अभि और नि उपसर्ग एक साथ लगे हों तो उस विष के आधार की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। और वो क्रिया जो है धातु, जो धातु के पहले और धातु में क्या है? तिगंत के रूप में प्रयोग हो। जैसे नियुष्यते, नियुष्यते, नियुष्यन्ते, ये क्या है? तिगंत का प्रयोग है इसमें। तो कह रहे हैं तो तिगंत का प्रयोग हो और तो उस विष के आधार की क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। और दोनों एक साथ ना आए तो उसके आधार की जो है आधार अधिकरण से अधिकरण संज्ञा और सप्तम्यम अधिकरण से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगी। तो यहाँ दोनों एक साथ आया है इसलिए सन्मार्गम, इसमें सन्मार्ग की क्या हो गई? कर्म संज्ञा हो गई। किस सूत्र से? अभिनियुष्च सूत्र से कर्म संज्ञा हुई और कर्म संज्ञा होने के बाद कर्मण द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति। समझ में आ गया होगा। फिर अगला सूत्र क्या है? उपान्यवध्यां वसः।
उपान्वध्यान वसः। उपान्वध्यान वसः क्या कहता है? उप अनु, अब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? उप, ठीक, उप हो गया, फिर अनु, ठीक, फिर अधि, फिर आंग, ठीक ना, आंग, फिर ये है वस। कह रहे हैं वस धातु के पहले उप अनु अधि और आंग है ना लगा हो तो वस धातु के आधार की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। इसमें साथ साथ नहीं, कोई भी एक वस धातु के पहले चाहे उप लगे, चाहे अनु लगे, चाहे अधि लगे, चाहे आंग उपसर्ग लगे, कोई भी एक लग सकता है, कोई भी दो लग सकता है। कह रहे यदि इनमें से कोई भी उपसर्ग यदि वस धातु के पहले लगा है तो उस वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होगी। यही कहा, उप अनु अधि और आंग पूर्वक वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। अब हमने यहाँ दर्शा दिया कि उप प्लस वस उपवसति, अनु प्लस वस अनुवसति, अधि प्लस वस अधिवसति, आप आंग या आ, और आ भी इसको कह सकते हैं, आ प्लस वस आवसति। जैसे इसमें हमने कहा दिया हरि वैकुंठम उपवसति, हरि वैकुंठम उपवसति। अब यहाँ वस धातु के पहले कौन सा उपसर्ग लगा है? उप। कह रहे हैं यदि वस धातु के पहले उप लगा है तो इस वस धातु के आधार क्या है? कहाँ रहता है? वैकुंठ में रहता है। तो वैकुंठ में क्या है? ये आधार को निषेध करके ये उपान्वध्यान वसा सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हो गई। जब कर्म संज्ञा हो गई तो कर्म संज्ञा होने पर कर्मण द्वितीया, इसमें द्वितीया विभक्ति लगकर वैकुंठम बन गया। ठीक उसी प्रकार हरि वैकुंठम अनुवसति, हरि वैकुंठ में निवास करता है या रहता है। तो वस धातु के पहले अनुपसर्ग लगा है, अनुपसर्ग लगने के कारण इस वस धातु का आधार वैकुंठ जो है, वैकुंठ में उपान्वध्यान वसा से वैकुंठ की कर्म संज्ञा हुई और जो कर्म संज्ञा हो गई तो कर्मण द्वितीया से इसमें द्वितीय विभक्ति लगकर वैकुंठम बना। उसी प्रकार हरि वैकुंठम अधिवसति, हरि वैकुंठ में अधिवास करते हैं, निवास करते हैं। तो यहाँ वस धातु के पहले अधि उपसर्ग लगा है तो इस वस की आधार को क्या हो जाएगा? कर्म संज्ञा हो जाएगी। जब कर्म संज्ञा हो गई, वैकुंठ की कर्म संज्ञा हो गई तो कर्मण द्वितीया से वैकुंठ की वैकुंठम हो गया। ठीक उसी प्रकार हरि वैकुंठम आवसति, वस धातु के पहले आंग उपसर्ग लगा है। इस आंग उपसर्ग लगने के कारण वस के आधार की क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। किस कर्म संज्ञा किस सूत्र से होगी? उपान्वध्यान वसः, इससे कर्म संज्ञा हो गई। जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो उसके बाद कर्म द्वितीय, इसमें द्वितीय विभक्ति लगकर वैकुंठम। अभी यदि हम कहते हैं यही उपसर्ग ना लगा हो तब कौन सा हो जाएगा? तो हरि वैकुंठम, जैसे मैंने कह दिया यहाँ हरि वैकुंठम, हरि वैकुंठे वसति, है ना। तो हरि वैकुंठम नहीं होगा क्योंकि वस धातु के पहले उपसर्ग कोई लगा नहीं है। कौन? उप अनु अधि आंग, इसमें से कोई नहीं लगा है तो वस धातु के आधार हरि वैकुंठ में वास करता है तो वस धातु के पहले कोई उपसर्ग लगा नहीं है, इसलिए इसके आधार की आधार अधिकरण से अधिकरण होगा जाएगा। और जब अधिकरण हो जाए, अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, अधिकरण संज्ञा होने के बाद सप्तम में अधिकरण से इसमें सप्तमी विभक्ति लगकर वैकुंठे हो गया तो हो जाएगा हरि वैकुंठे वसति, हरि वैकुंठ में वास करता है। ठीक समझ में आ गया। और यहाँ देखिए एक और, यदि वस धातु के पहले, यहाँ ये भी ध्यान देना है, यदि वस धातु के पहले उपसर्ग लगा भी है, यदि वस धातु के पहले हमने यहाँ कहा उप अनु अधि आंग, कह रहे हैं इसके पहले कोई यहाँ वस धातु के पहले उपसर्ग लगा है। ठीक कह रहे हैं यदि वस धातु के पहले उपसर्ग लगा हो लेकिन उसका अर्थ अभुक्ति या उपवास व्रत करना हो, है ना। यदि वस धातु के पहले उपसर्ग लगा हो लेकिन उसका अर्थ जो है अभुक्ति अर्थात उपवास या व्रत करना हो तो द्वितीय विभक्ति ना होकर आधारो अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा होगी।
फिर सप्तम्यम अधिकरण से सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे कह दिया जनकः वने उपवसति, जनकः वने उपवसति, जनक वन में उपवास करते हैं। इसका मतलब क्या, उपवास करते हैं, इसका नहीं कि रहते हैं, निवास करते हैं। उपवसत मतलब उपवास करते हैं। जनकः वने उपवसति, जनकः वन में, जनक वन में उपवास करते हैं। अब यहाँ वस धातु के पहले उपसर्ग लगा है, लेकिन उपवस का मतलब होता है उपवास करना, इसलिए यहाँ वन के आधार की आधारो अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा होगी। फिर अधिकरण संज्ञा होने के बाद सप्तम्यम अधिकरण से सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक, तो यहाँ हमने आप लोग को बताया। अब न्यूशस्य कहता है जब विष धातु के पहले अवि और नि उपसर्ग एक साथ लगे हों तो उस विष के आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्म संज्ञा होने के बाद कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। यहाँ फिर अगला सूत्र है उपान्न मध्याह्न वसः। उप अन्न अधि और आंग पूर्वक जब वस धातु के पहले लगे हो तो उसके आधार की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा होगी। जैसे हरिवैकुंठम उपवसति, हरिवैकुंठम अनुवसति, हरिवैकुंठम अधिवसति, हरिवैकुंठम आवसति। यहाँ वस धातु के पहले आ उपसर्ग लगा है तो इसके वस के आधार की आधार अधिकरण से अधिकरण ना होकर ये इसका निषेध कर दे रहा है, तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्म संज्ञा हो जाएगी कर्मण द्वितीया से। और किससे कर्म संज्ञा होगी, उपान्न मध्याह्न वसः, इससे कर्म संज्ञा हो गई। कर्म संज्ञा होने के बाद इस वैकुंठ का जो है कर्मण द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, वैकुंठम हो जाएगा। तो हरि वैकुंठम आवश्यक। तो आप लोग जान गए होंगे, हम आशा करते हैं आप लोग इसको बढ़िया से दोबारा पढ़ लेंगे। इसके आगे हम जो है कल बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।